नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश खंडवाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जीएस विजन आईएएस एकेडमी गुरुद्वारा चौक करणपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के सामने जिस महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करने वाला हूं, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं, वो है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सी सेट, जिसको लेकर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ रणनीति पे, कुछ उसके सिलेबस पे और उसमें आने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर। कुछ लोग जो मैथ्स रीजनिंग बैकग्राउंड से नहीं है या जो कुछ अदर एग्जाम की तैयारी यानी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम ऐसे तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स रीजनिंग, उत्तराखंड के कुछ ऐसे एग्जाम जिसमें मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिन लोगों को सी सेट यानी कि ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है या वो इसमें कंफर्ट होके तैयारी नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से इस बैकग्राउंड के न होने की वजह से वो इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, तो उन लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। और कुछ लोग जो इस बैकग्राउंड से हैं, जो इस तरीके के कुछ एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या कुछ अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों को शायद ये थोड़ा इजी भी लगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। इस पे मैं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि जो उत्तराखंड पीसीएस है, यूके पीसीएस, इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सी सेट यानी कि सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका जो प्रश्न पत्र है इसमें सबसे पहले आप ये चीज जानते हैं कि ये क्या हो चुका है, क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन। जो इस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब उन 100 क्वेश्चन में क्या है, वो 100 क्वेश्चन 2 यूनिट में बटे होते हैं। पेपर एक ही आएगा, उस एक पेपर में ही वो 100 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, 2 यूनिट यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2। तो मैं आपको पहले इन 2 यूनिट का प्रारूप आपको बता रहा हूं कि पहली यूनिट से आपसे पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन होता है, और दूसरी यूनिट से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके पास अंग्रेजी से यानी इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी का और हिंदी का, जिसमें आपके पास पैसेज वगैरह जो भी आता है, अभी इस पे हम बात करेंगे। तो पहला है 80 क्वेश्चन का पहली यूनिट और दूसरा है ये। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1.5 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसके? मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का आपके पास क्या आएगा, ये प्रश्न पत्र होता है। तो 150 मार्क्स के प्रश्न पत्र में आपसे किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 150 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। पहले हम यूनिट 1 पे बात करेंगे। यूनिट 1 यानी जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, जो जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। अब मैं अगर बात करूं पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट को अभी मैं जस्ट इसको आपको इंट्रोडक्शन इसका करवा रहा हूं, जो इसका परिचय है वो आपको देना चाहूंगा कि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में किस तरीके से। तो अभी ये हमारी जो क्लास होगी ये पूरे परिचय से जो थोड़ी देर हम बात करने वाले हैं। तो पहली यूनिट में क्या क्या
जो टाइटल है वो क्या है, एप्टीट्यूड, स्किल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन और स्टैटिस्टिक्स। अब हम इस पे जो बात करने वाले हैं, जो यहां पर हम इसको देखेंगे क्या क्या है इनमें, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे सिंपली, और कैसे हमें ये एग्जाम के लिए इसको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हम ये क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब तो ये पेपर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप 100 में से 80 प्रश्नों को सही सही उत्तर करते हैं या आप 50 प्रश्नों को सही सही उत्तर करते हैं, तो दोनों केस में आप क्या है, क्वालिफाई माने जाते हैं। इसका मेरिट से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले एप्टीट्यूड की आपसे बात करूंगा, एप्टीट्यूड में क्या आते हैं, और फटाफट से बाकी तो इसके जो आते हैं इसमें चैप्टर, उनमें हम उनसे रिलेटेड 1 बाय 1 एक एक करके चैप्टर से रूबरू होंगे जब हम आगे नेक्स्ट कोई क्लास 1 बाय 1 जब क्लासेस आएंगी तो उनमें हम सारे चैप्टर्स की जिक्र करने वाले हैं। तो आज मैं सिर्फ ये जो चैप्टर हैं और ये जो यूनिट हैं, इनमें आने वाले प्रश्नों से आपका इंट्रो कराना चाहूंगा कि इनमें कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 में जो पहला मैंने टाइटल लिखा है, एप्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू यूकेपीसीएस के सिलेबस के हिसाब से, उस पर बात करूंगा। एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें हो सकता है 1-2 कोई क्वेश्चन आगे पीछे या जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिस हो जाएं, छूट जाएं, पर लेकिन जब हम इसमें चैप्टर वाइज आएंगे तो हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो अभी मैं इससे इंट्रो कराता हूं। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, एप्टीट्यूड में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ स्टेटमेंट टाइप से, यानी कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, या जिन्हें हम सैलोजिज्म भी कहते हैं। सैलोजिज्म या नीति न्याय निगमन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजीज, जो मेन चैप्टर है वो मैं लिख रहा हूं, बाकी कुछ छोटे मोटे जो आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं। इसमें सिमिलरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आपने देखा होगा सैलोजिज्म के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, नीति न्याय निगमन, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि सभी छात्र विद्वान हैं, सभी विद्वान इंजीनियर हैं, या सभी विद्वान अध्यापक हैं, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनसे रिलेटेड नीचे हमें क्या दिए होंगे, कंक्लूजन दिए होते हैं, निष्कर्ष दिए होते हैं। हमें उनमें बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से कौन से सही है या कौन से गलत है, या दोनों में से कौन सा एक सही हो सकता है। इस तरीके से आ सकते हैं कि दोनों में से एक ही सही है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। अलग अलग पेपर में मैंने देखे हैं, अलग अलग नेचर के इसमें क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन का प्रकार ये होता है जो मैंने सैलोजिज्म की बात करी। एनालॉजीज में क्वेश्चन आते हैं, समानताएं या विसमानताएं। हमें 4 ऑप्शन दे रहा है, अब उन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि चारों जो ऑप्शन दिए हैं चारों में धातुओं के नाम है, लेकिन हमें बताना है कि कौन से, लास्ट टाइम के प्रश्न है उसके हिसाब से बताऊंगा, तो उनमें से बताना है कि हमें कौन सा एक इनमें से समान नहीं है, विसमानता है, एक इनमें से समान नहीं है और 3 किसी एक टाइप से समान है, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे। अब 4 ऑप्शन में से हमें बताना पड़ेगा। उसमें क्या था, उसमें धातुओं के नाम थे। तो एक धातु क्या है, मिश्र धातु हो गई, जो 2 धातुओं का जिसमें मिश्रण है, और एक धातु क्या हो गई जो अपने आप में प्योर फॉर्म में है। तो हमें उसमें से उस वाली धातु को हमने क्या कर दिया, साइड कर दिया, दे देगा कुछ भी, कॉपर, तांबा, जस्ता, जो भी है, जैसे तरीके से देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा मैं अगर बात करूं, स्किल, कौन सा स्किल, इसमें आएगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर इसी में क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल के अलावा भी वर्ड बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था
कि एक हमें कोई बड़ा सा कोई वर्ड दिया है इंग्लिश का, कोई बड़ा सा वर्ड दिया है, शायद वेंचर सम या ऐसे ही कुछ वर्ड था। तो नीचे ना 4-5 हमें वर्ड दिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस वेंचर सम के अल्फाबेट से नहीं बनाया जा सकता या फिर बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरह से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होता है। और जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल आईक्यू लगाना है आपने और उसी से आप क्या कर देंगे, उसका आंसर दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी। आप अपनी नॉर्मल जो आईक्यू है उसी से भी बता सकते हैं, जनरल आईक्यू से ही, कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, क्योंकि हमें उसने दिया है ना, वर्ड भी दिया है। सबसे बड़ी खासियत इस पेपर की यही होती है कि क्वेश्चन में ही आंसर का जिक्र किया होता है, वही तो सोचना है, वहीं पे तो आईक्यू लगानी है, जिसका नाम ही क्या है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, है ना। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट, एप्टीट्यूड तर्क शक्ति, जिसमें हम लगा रहे हैं, है ना। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वर्ड बिल्डिंग इसमें आ जाता है, वर्ड बिल्डिंग आ सकता है। वर्ड बिल्डिंग मैंने बताया ना आपको कि लास्ट टाइम से जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, हमने वर्ड बनाना था किससे, जो हमें एक पूरा शब्द दिया है, पूरा लेटर दिया है, उसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है ना। और इसमें क्या आता है, अदर न्यूमेरिकल ऑपरेशन इसमें इस तरीके से आ सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशन यानी कि अंकों से संबंधित, है ना। कुछ भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन या सिनोनिम एंटोनिम टाइप से, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आता है। एक्सेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप इसमें आएंगे। अब मैं इसमें बात करूं, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल, ये तो इसमें है सेकंड वाले में, ये स्पेस के कारण यहाँ पे यूज हो गया। तो अब मैं तीसरे वाले में बात करूंगा लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी की। लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी की मैं अगर बात करूं, इसमें क्या आने वाला है, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी में हमारे पास क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास स्टेटमेंट। देखिए ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक एजम्पशन हो सकता है, इसमें कंक्लूजन हो सकता है। स्टेटमेंट के साथ आपके पास स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट से क्या निर्णय निकलता है या उस पर क्या तर्क है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, उस स्टेटमेंट पे क्या तर्क है और उस स्टेटमेंट पे क्या एजम्पशन है, क्या मान्यताएं हैं, क्या उस पर हमारे पास कंक्लूजन आता है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। आपने लास्ट टाइम का एग्जाम पेपर या आपने कोई प्रैक्टिस सेट देखे होंगे या एग्जाम पेपर आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको उपलब्ध मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, यूकेपीएससी की उस पर। तो आपने देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, उस पर हमें आर्गुमेंट देना है। भारत देश की जनसंख्या को लेकर स्टेटमेंट आ जाता है, उसमें पूछा जाता है कि भारत देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे क्या फर्क आ रहा है, स्टेटमेंट और नीचे तर्क दिया है। क्या बेरोजगारी उससे बढ़ती है या उसका फर्क कहाँ आता है, मतलब रोजगार में कमी हो रही है, तो फिर उसमें जो स्टेटमेंट और उस पर जो आर्गुमेंट है उस पर नीचे हमें ऑप्शन देगा कि पहले वाले के कारण दूसरे, मतलब स्टेटमेंट के कारण आर्गुमेंट की व्याख्या होती है या स्टेटमेंट का आर्गुमेंट से लेना देना नहीं, कुछ भी तरीके से मतलब उसमें इंक्लूड होता है या नहीं, या स्टेटमेंट को आर्गुमेंट फॉलो कर रहा है, कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन मोस्टली है, या आपके पास थीम डिटेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसमें आपके पास अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। वेन डायग्राम इसमें पूछ सकता है। वेन डायग्राम आप जानते हैं वेन डायग्राम कैसे देता है, वेन डायग्राम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, भाई घर है, फिर कमरा है, फिर टेबल है ना, इस तरीके से कि मतलब घर के अंदर कमरा, ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं, घर के अंदर कमरा, कमरे के अंदर टेबल, तो ऐसे में, या कुछ डायग्राम उसने ऐसे बनाए होंगे। अब हमें उनमें से बताना है ना कौन सा डायग्राम इस क्रम को दिखा रहा है, जो हमारे पास आए हैं, कौन सा डायग्राम हमारे इस क्रम को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो वेन डायग्राम आ जाता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाती है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, किसमें,
ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल, इसमें क्या रहता है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट भी इसमें पूछ सकता है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या समझे, ब्लड रिलेशन देखा है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखे है ना, हमारे रिलेशन होते हैं ना नॉर्मली, भाई पिताजी की बहन हो गई, बुआ जी, कोई हो गए मामा जी, मम्मी के भाई हो गए, मौसी हो गई, कोई हमारी पत्नी है तो पत्नी के जो पिताजी ससुर हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गया, इस तरीके से हमारे पास क्या आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। या लास्ट टाइम जैसे प्रश्न पूछा गया था कि ए बी से कहता है कि आज मैं अपनी माता की इकलौती पुत्री के भाई से मिला, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछेगा। लेकिन उनमें अगर आप जनरल IQ मैंने बताया ना लगाते हैं, ध्यान से उसे देखते हैं, तो क्वेश्चन ही आपका आंसर है, तो आपको इजीली उसके आंसर मिल सकते हैं। बहुत कोई बड़े लेवल के क्वेश्चन भी इसमें नहीं आते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से जो मैंने बताया। अब मैं बात करूंगा फोर्थ, यानी मैंने जिसमें टाइटल दिया डिसीजन। तो डिसीजन में क्या, डिसीजन में क्या आ सकता है, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि आप कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। लास्ट टाइम के पेपर को लेकर मैं कुछ ज्यादा बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि उसमें जो आए थे, मतलब तो मैं जस्ट नेचर बता रहा हूँ क्वेश्चन का क्या है। बाकी इसमें जब हम चैप्टर वाइज आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पर अभी हम बात करेंगे जस्ट कुछ मेन चीजों को लेकर। तो डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप बस में जा रहे हैं, आपने अभी तक टिकट नहीं लिया, आपने जहां जाना है वहां पहुंच गए हैं। अब पहुंच गए हैं तो आपने क्या करना है, कंडक्टर से जो मतलब परिचालक है, आपने उससे टिकट नहीं लिया है, तो आप क्या करेंगे, बगल वाले को पैसे देंगे कि भाई आप टिकट मेरा लेके कंडक्टर को दे देना, या आप परिचालक को ही बुलाएंगे कि भाई मेरा टिकट रह जाता है, मुझे उतरना है, या आप बस वाले ड्राइवर को जाके पैसे देते हो। वो मतलब इस तरीके से आपके पास डिसीजन छोड़ता है, कौन सा डिसीजन आप करते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के साथ में कैसे क्वेश्चन भी आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। किसी चीज को कैसे डिकोड करता है, कोड दे देगा, उसको कैसे डिकोड करता है ना। हो सकता है कुछ सिंबल्स से डिकोड कर रहा हो, या हो सकता है अल्फाबेट से ही डिकोड कर रहा हो। जैसे अपोजिट पैटर्न लगा देता है, कई बार जैसे ए को जेड बोल रहा है, अपोजिट पैटर्न लगा रहा है कि यहाँ से पहला लास्ट से पहला, उनका आपस में क्या करा देगा कि ए का कोड हो जाएगा जेड। तो इस तरह से इसमें क्या कर देता है, कोडिंग डिकोडिंग, और इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें विजुअल मेमोरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। तो ये आपके इसमें इस तरह से कुछ जो मैं चैप्टर बोल रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। इन पे भी हम 1 by 1 बात करेंगे। अब मैं बात करूं आपके 5वें टाइटल पे, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे डायरेक्शन, आपने देखे हुए डायरेक्शन के क्वेश्चन, कि राम अपने घर से जा रहा है, ठीक है, वो पूरब की तरफ 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चल के दाएं मुड़ता है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें हो सकता है 2 पूछे, या हो सकता है 1 ही पूछे, या हो सकता है 3 पूछे, मतलब इस तरह से 1 2 3 ऐसे ही आएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी अलग तरीके से होते हैं, एक में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने का होता है, एक में दायां बायां मुड़ने का होता है। या योगा कर रहे हैं आप, आपने अपने हाथ ऐसे किए हैं, आप उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं, आप दाएं हाथ है, या आप योगा कर रहे हैं, आप सिर के बल खड़े हैं, तो आप हाथ फैला के खड़े, तो तब दायां हाथ किस दिशा में, बायां हाथ किस दिशा में, जब आपका सिर जो है, मुंह जो है उत्तर दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, किधर की ओर है, कैसे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मैं जस्ट मैच करके इसलिए बोल रहा हूँ, जो लास्ट टाइम के पेपर के हिसाब से भी कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ। इसमें कुछ सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, पजल टेस्ट के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। पजल आपने देखा होगा, है ना, पजल टेस्ट आपने देखे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ देता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लग सकता है कि आप किसी सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, कि ए के सामने सी बैठा है, सी के अपोजिट में ई बैठा है, ई के बाईं साइड को एफ बैठा है, या दाईं साइड को दूसरे नंबर पे बैठा है सी। ऐसे ढंग से बता देगा कि ए के राइट में दूसरे नंबर पे डी बैठा है ना। तो हमें वो बनाने होते हैं पजल टाइप के, और हमारा जो पूरा व्यवस्था बन जाती है, तो उससे रिलेट करने वाले कई बार 1 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन, और कुछ एग्जाम में देखा गया 3 क्वेश्चन भी उससे रिलेट करने वाले पूछ सकता है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पजल टेस्ट वगैरह जो मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें 5 ये हो गए।
अब मैं बात करूं सिक्स्थ वाले की, जिसमें हमने क्या लिखा है, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन। न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन में जो क्वेश्चन आएंगे, जो जिसका नाम ही न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या समझते हैं? न्यूमेरिकल यानी संख्याओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि जनरल मैथ्स जिसमें आपके पास आएगी। हो सकता है कुछ एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का। लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन टाइप का भी क्वेश्चन आया था, एक अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में भी आया था। तो आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ही है, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि एक अमाउंट दे देता है, उस पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे देता है कितनी है ना। तो उसमें पूछ सकता है वो आपसे कि अगर यही अमाउंट कितने साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी जाए, तब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। या अमाउंट नहीं बताएगा, सिर्फ डिफरेंस बता देगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, उनके बीच का बताना है। जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 1 ईयर का शायद सिंपल इंटरेस्ट पूछा था और हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपके एवरेज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मोस्टली मैंने देखे हैं एवरेज के क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं आपके, चाहे यूपीएससी के भी उसमें देखा है एवरेज का क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जाता है, जो सीसेट वाला पेपर होता है। और उत्तराखंड पीसीएस के भी पेपर में मैंने ये देखे हैं क्वेश्चन। और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो इसमें भी इंक्लूड होता है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर्स, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा जाए, कोशिश की जाए, तो बहुत इजीली ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। और अगर आप अच्छे से कोशिश करते हैं तो आपने सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप बहुत बढ़िया से इसे स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा स्टैटिस्टिक्स की। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, आपने देखा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ डेटा हमें दिया जाएगा, आंकड़ों का सर्वेक्षण। आंकड़े हमें दिए जाते हैं, हो सकता है वो ग्राफ नेचर का हो, आंकड़े ऐसे दिए जाएं या ऐसे ऐसे तरीके से दिए जाएं। मतलब इसमें 2010, 11, 12, 13 ऐसे बात करें, सालों की बात करें कि हमारे पास, और यहाँ अमाउंट दे दे कि यहाँ 300, यहाँ 200, यहाँ 100। ग्राफ का क्वेश्चन आते हैं ना, DI बहुत इजी होता है। अभी यहाँ पे मैं जस्ट कंप्लीट उसे बना नहीं रहा हूँ, कभी समय लगेगा इस चैप्टर का, तो मैं चैप्टर में ही आपको एक चीज़ समझा दूंगा। आपको इसमें इस तरह से भी देता है, इस तरीके से भी देता है, पाई चार्ट भी देता है। पाई चार्ट में भी आपके पास देखो चार्ट आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, टेबुलर फॉर्म में आ सकता है। हमारे पास किसी कंपनी का आंकड़ा आ सकता है, कितने कर्मचारी आए, कितनी महिला कर्मचारी हैं, कितने पुरुष कर्मचारी हैं, है ना। तो उसमें पूछ सकता है। इसमें हमें जस्ट गणितीय आंकड़े इनके बनाने होते हैं कि 2014 और 2013 में कितने, या 4-5 कंपनियों के नाम दे देगा, ABCD, है ना, ऐसे करके दे देगा, ABCD, CD और E, ऐसे भी दे सकता है। देखो 5 कंपनियां है ना, इसमें 5 कंपनियां हो गई, 5 कंपनियों के नाम दे सकता है। और हमारे पास एक कंप्लीट नंबर दे देगा कि कितने हमारे पास एम्प्लॉय हैं, उनमें से कितने % बी में है, कितने % सी में है, वहाँ पे फीमेल का परसेंटेज कितना है। इस तरीके से कुछ गणितीय आंकड़े देता है। तो हमारे पास ये जो जो 7th वाला हमारे पास टाइटल है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। बहुत इजी लेवल होता है। कभी हम पर्टिकुलर चैप्टर लेके आएंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब मैं बात करूं आपके आगे अगर यूनिट 2 की, यूनिट 2 यानी कि जो 20 क्वेश्चन लेके आते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 से मैं अगर बात करूं, यूनिट 2 में मैंने आपको बताया है, यूनिट 2 में बात करेगा हिंदी और इंग्लिश की। अब देखिए ये मैथ्स रीजनिंग से हटके है, ये यूनिट 2 है, ये दूसरा यूनिट है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए इससे रिलेटेड तो 80 क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक बताया था, इससे रिलेट करने वाले 20 क्वेश्चन आते हैं। इन 20 क्वेश्चन में लास्ट टाइम जो आया था, हिंदी आया था 13 मार्क्स और इंग्लिश आया था 7 मार्क्स। हिंदी में क्या आएगा, हम बोलते हैं अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, इस टाइप से आते हैं ना। एक हमारे पास पैरा आएगा, उस पैरा को हमें ध्यान से पढ़ना है। आप चाहें तो उसे 2 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें समय भी आपको पर्याप्त वैसे दिया जाता है।
हाँ, पर ये है कि हमें समय की कदर करनी है, तो हमें ढंग से पहले से इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हिंदी का एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को हम पढ़ेंगे और उस पैसेज से रिलेट करते हुए हमें क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे जो उस पैसेज से रिलेट करता हो सकता है उस पैसेज में आने वाले किसी शब्द का पर्यायवाची हमें पूछा जाए, या हो सकता है उसी पैसेज में आने वाले उसी शब्द का पर्यायवाची ना पूछ के विलोम पूछ ले। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, इस टाइप से पूछ ले, या अलंकार समास इस तरह से भी पूछ सकता है। तो थोड़ा बहुत हमें हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान इसमें रखना है। और सेम चीज क्या है इंग्लिश में, अनसीन पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन हम बोलते हैं, इसमें जो हमें आएगा उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स, यानी एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी कि विपरीत अर्थक और समान अर्थक, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द टाइप जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। एंटोनिम सिनोनिम्स इस टाइप की चीजें पूछता है। और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप यहाँ से भी बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 7 नंबर में से भी आप एटलीस्ट 3, 4, 5 7 में से 7 भी कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में अच्छी पकड़ आपकी, आप बढ़िया से मतलब अंग्रेजी को अगर कर सकते हैं, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप अंग्रेजी का अगर थोड़ा बहुत आपको अभ्यास है तो आप आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ 20 मार्क्स, तो इस 20 मार्क्स में से इजीली, मतलब 20 मार्क्स नहीं, ये 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का ही आता है। 20 तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन क्या है, 1.5 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 1.5 यानी कि 30 मार्क्स में से आप इजीली यहाँ से भी आराम से 20 से 21 मार्क्स 22 मार्क्स तक आराम से यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 20 क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ, मार्क्स की बात ना करूँ, क्वेश्चंस की मैं अगर बात करता हूँ, तो क्वेश्चन की बात भी मैं अगर करूँ तो इसमें आप क्वेश्चन में से भी कितने क्वेश्चन आराम से 20 में से 12 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से सेफली टारगेट कर सकते हैं, यानी कि सेफली आप उनके आंसर से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और रही बात जो पहले वाले मैंने उसकी बात की है, आपसे पहली वाली यूनिट की मैंने बात की है, यानी जो हमारे पास, मैं एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको कैसे। आप यहाँ पर मैंने बोला था ना यूनिट 1, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, यहाँ पे 80 क्वेश्चन और यहाँ पे 20 क्वेश्चन। तो आप इस 80 क्वेश्चन में से देखिए, 80 क्वेश्चन में से अगर मैं मानूं लास्ट टाइम को देखूं तो वैसे 47 48 थे, पर 45 ही मैं लिख रहा हूँ, 45 लिखूंगा। 45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, इजीली इनके आंसर दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं मानते, अगर आप इसमें से 40 भी मानिए, अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चन भी मानिए, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करते हैं ना, थोड़ा सा भी, तो बढ़िया से इन्हें स्कोर कर सकते हैं। और इन्हीं 40 में देखिए, इन्हीं 40 में 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप अगर आज भी वो पेपर उठा के देखें ना पीसीएस का, तो आप बहुत इजीली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आप आंसर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी चैप्टर का बेसिक भी नहीं पढ़ना, स्पेशल तैयारी भी नहीं करनी। कुछ क्वेश्चन जस्ट मैंने बोला ना जनरल आईक्यू अगर आप लगाते हैं तो उसका आंसर इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और बाकी 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ी बहुत आपको तैयारी करनी होगी, और उनके बारे में हम नेक्स्ट कभी क्लास में बात भी करने वाले हैं, और उसके लिए भी आपको इजी से इजी और बढ़िया रणनीति के तहत बताए जाएंगे। तो अभी मैं इस पे इतनी बात करूँ। और यूनिट 2 पे मैंने जो बोला था 20 क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे, यूनिट 2 में जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, इस 20 क्वेश्चन में से भी आप कितने क्वेश्चन, इस 20 में से भी आप 12 क्वेश्चन इजीली सिक्योर कर सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत अभ्यास भी अगर है तो पैसेज से ही, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो बनते हैं लगभग ऑलमोस्ट 50 से 52 या 55 भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए मैं इतने क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप एक्यूरेसी तो नहीं ले सकते ना कुछ गलतियां आप करेंगे ना, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना इनके जो आंसर होते हैं बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो हम लोग कई बार जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, मतलब जो हमारा गलत उत्तर भी आता है ना वो भी वहां आंसर में होता है। आपने देखा होगा, आप पेपर उठा के देखेंगे जो आंसर ऑप्शन होते हैं ना वो भी बड़े सोच समझ के दिए होते हैं, जो हमारा गलत आंसर आने वाला होता है ना वो भी ऑप्शन में। तो हमें कई बार क्या लगता है कि मैंने तो कर दिया, मैं तो सही करके आ गया,
लेकिन होता क्या है, उसका हमें मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग को भी मान के चले आप, तो आपको 50 से 55 के लिए एक्यूरेसी की तैयारी करनी है, ताकि अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो ना, तो आप इस पेपर के क्वालिफाइंग तक जा सकें। तो मैं आशा करता हूँ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक दो चैप्टर या एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट भी गए हों, लेकिन जब हम 1 बाय 1 इसमें चैप्टर से लेके आएंगे तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, और एटलीस्ट ये जो 50 से 55 है इसकी एक्यूरेसी पे हम बात करेंगे, इसकी एक्यूरेसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को आने वाले वीडियो या इस वीडियो के माध्यम से CSAT को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अब हम 1 बाय 1 जब इसे लेके आएंगे तो इस पे हम आगे भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम विराम देंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।